गाइस वेलकम टू स्टूडेंट्स व्यू चैनल। आज हम लोग यूपीएससी भवन के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स अभी इंटरव्यू देके आए हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। अच्छा, तो आपका इंटरव्यू कैसा गया? ठीक है। और कितनी देर का था? 35 मिनट। कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ आपको लगा हो कि आप अटके या आपको नर्वस? नहीं, क्वेश्चन तो हुआ है। जैसे कि मेरा डैप से क्वेश्चन था, जब मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल पड़ता है वहाँ पे कोयलांचल क्षेत्र है, माइंस क्षेत्र है। तो माइंस क्षेत्रों में जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि जैसा कि आप माइंस एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे कोयला किस प्रकार का मिलता है। तो मैंने उनको बताया कि बिटूनस सेंट्रल साइड का। तो बोलते हैं, वो उन्होंने पूछा कि मैं अटका वहाँ पे, जो वो पूछ रहे थे कि सबसे कोयले खदान सबसे भारी मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो मैंने उनको बताया झारखंड में। फिर उन्होंने पूछा किस एरिया है, तो वहाँ पे मैं सॉरी कह गया कि सर ये नहीं याद आ रहा था, मुझे रिकॉल नहीं हुआ। तो वहाँ पे मैंने सॉरी किया। फिर डेट सब डैप से था। जैसे कि आप हिंदी लिटरेचर आपने लिया सब्जेक्ट, तो आपको सबसे हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा कवि कौन अच्छे लगते हैं? मैंने बोला सर कबीरदास अच्छे लगते हैं। तो कबीरदास के बारे में पूछा तो बोलते हैं कबीरदास की कुछ रचनाएं बताओ। तो मैंने रचनाएं तो बताया, लेकिन फिर उन्होंने बोलते सबसे पहले जो रचना की तो वो मैं भूल गया। वहां पे मैंने अटक गया। फिर अभी करंट अफेयर के बारे में पूछा, तो यही है बस। वहां पे मैं तो वहां पे भी मैं रिकॉल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी फीवर भी है। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया सर सॉरी सर। मतलब आपको जब नर्वसनेस हो रही थी या एंग्शियसनेस हो रही थी तो आपने हैंडल करा, उनका क्या रिएक्शन था उस पर? उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, पानी पी लो आप। और कोई ऐसे क्वेश्चन और जो मतलब और लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो अच्छे थे? देखिए, अगर मैं सूर्य से अगर बात करूं तो जैसा कि वहां पे मैं गया तो 4-5 कम से कम 2-3 मिनट तो वो खुद डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने पूछा अपने बारे में बताया। जब मैंने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम सचिन कुमार कचेर है और मेरी शिक्षा ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। फिर उन्होंने जैसे मैं बिलोंग करता हूँ तो फिर उन्होंने मेरे एनएसएस गतिविधियाँ थी, एनएसएस के गतिविधियों के बारे में पूछा। पहले तो कोयलांचल के बारे में पूछा, उसके बाद मैंने एनएसएस गतिविधियों के बारे में पूछा कि आप एनएसएस में हो तो आप समाज के लिए क्या कर सकते हो। जैसे कि आप एनएसएस की बहुत सारी गतिविधियां बताएं। मैंने बताया कि सर समाज के उत्थान के लिए काम करता है, शिक्षा के लिए करता है, स्वास्थ्य संबंधी काम करता है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप एनएसएस में हो तो आप एनएसएस को अपने क्षेत्र में, जैसे कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप। तो मैंने कहा कि सर जैसे कि मैं पिछले 2 वर्षों से एनएसएस में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत हूँ, है ना। तो उसमें एक ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि समाज में घर घर जा करके 1 to 1 डोर टू डोर वहां पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पे जागरूक लोग करते हैं कि आप जो भी जैसे कुछ रोग हो गया, अब जैसे एक प्रथा चली आई है बच्चों को दागने वाला, हम वो कैंपेन लेकर के चला रहे थे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि सर जैसे कि एनएसएस में एक स्वयं सेवक हूँ, वैसे यदि अगर मुझे इस सर्विस में आने का अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं हम समाज में 1 to 1 ऐसे मैं कैंपेन चलाऊंगा कि घर में लोगों की जो समस्याएं होती है, समाज में जो समस्याएं होती है ना, वो लोगों तक मुझे तक पहुंचे और उस समस्याओं का निराकरण करूंगा। तो मतलब आपने मॉक टेस्ट करे, मॉक इंटरव्यू करे या फिर आप सीधा? मैंने मॉक टेस्ट दिया है, मॉक इंटरव्यू में नहीं दे पाया हूँ, बट बिकॉज 3rd सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, अभी 2 तारीख खत्म हुआ है, तो सो सडनली आई मैं यहाँ पे। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करा? मतलब आपकी स्ट्रैटेजी और ओवरऑल अप्रोच क्या थी यूपीएससी? जैसे कि मैं बता दूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जैसे मेरी मम्मी आशा करता है और मेरे घर में मतलब ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट, काम भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, प्लस घर को भी देखना होता है। तो मैं रात को पढ़ाई करता था, 8 से 4 बजे के बीच में कम से कम 8 से 10 घंटे देता था। स्टडी में मैं वही रात मतलब सुबह उनके पास सोता था, फिर कॉलेज जाता था मैं। ये चीज रहता था मेरा। पढ़ाई लिखाई ये है कि कम से कम 8 से 10 घंटे तो देना ही देना है। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये कोई छोटी चीज तो है नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ाई कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगा हो, दिक्कत आई हो, और आपने उसमें कैसे वर्क किया? चैलेंजिंग तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक फन की टाइप में लेता था कि जैसे हम पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ तो इस चीज को सीखने को क्या मिल रही है। जैसे कि यदि मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं खाना खाऊंगा तो मुझे मेरी भूख मिट जाएगी। वैसे मैं पढ़ाई कर लेता था, यदि मैं पढ़ाई करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे नॉलेज, मुझे ज्ञान मिलेगा, उस हिसाब से मैं पढ़ाई लिखाई करता था। तो आपको क्या लगता है कि आपका इंटरव्यू का आउटकम क्या होगा? आउटकम अब देखिए, जैसे जिस प्रकार से मैं दे करके आया हूँ, जिस प्रकार मैं अपना फॉरवर्ड दे करके आया हूँ, तो उस प्रकार से इंटरव्यूअर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कैसा देना चाहेंगे, है ना। अगर नहीं होता तो मैं फिर नेक्स्ट ईयर कोशिश करूंगा, बट अपने आप को मैं बेस्ट जरूर बनाऊंगा। मैं आपका बोर्ड कौन सा था? मेहता सर का। अच्छा, और आपका अटेम्प्ट कौन सा था? सेकंड अटेम्प्ट हिंदी मीडियम में और ऑप्शन हिंदी लिटरेचर। और हिंदी लिटरेचर से और क्या पूछे गए आप?
हिंदी लिटरेचर बस एक ही क्वेश्चन है कि आप हिंदी साहित्य से हो तो आपके अच्छे कवि कौन है और उनकी रचनाएं बताइए और उनकी जो प्रथम रचनाएं वो बताइए, बस हो गई इतनी क्वेश्चन। 35 मिनट के आसपास। जहाँ तक बताना चाहोगे सर स्टूडेंट को बस यही बताना चाहूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई यदि आप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, काम करो अच्छे से, पढ़ाई लिखाई करो, कॉलेज वाले अच्छे करो, बट आपको जो चीज करना है कंसिस्टेंट होकर करो, है ना। ये आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं पढ़ाई लिखाई तो कर रहा हूँ, है ना, तो पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ मैं ये नहीं कर सकता। बहुत सारे आज की डेट में ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि एक मेरे दोस्त था, वो काम भी करता था 8 घंटे प्लस 8 घंटे काम करके वो जॉब की तैयारी कर रहा था। आज वो आर्मी भी है, पुलिस में भी है। तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे मोटिवेट मिला कि एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब फैमिली से लड़का अगर आगे बढ़ करके कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। आसान नहीं होता है और आई होप कि आपका क्लियर हो जाए। डर लग रहा था, ये क्वेश्चन ये सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, और पैर भी कप रहे थे कि ये कलेक्टर बाप होता है, एसपी बाप होता है जिले का। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया इसके लिए? चैट जीपीटी नहीं है अभी, व्हाट्सएप में एक मेटा आई करके आया है, मैंने उससे सपोर्ट लिया है। मैंने जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपको मजबूत करने पड़ेंगे। अभी यूपीएससी का इंटरव्यू क्लास स्टार्ट हो गए हैं, सर इंटरव्यू दे के आए हैं। सर का पूरा एक्सपीरियंस जानिए, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? और मेरा नाम सचिन है और मैं शहडोल जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट, मीडियम, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड मेंबर कौन सा बोर्ड आपका था? मेहता सर का बोर्ड। मेहता सर। तो कैसी फीलिंग है आप आने के बाद? अच्छा फीलिंग। जब गए थे तब क्या फीलिंग चल रही थी, क्या माइंड में चल रहा था? डर लग रहा था, ये क्वेश्चन ये सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, और पैर भी कप रहे थे, है ना, दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि क्या होगा आगे। लेकिन ये होता कि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है तो आप किसी चीज से भी लड़ने की क्षमता आप रख सकते हो। तो मैं वही आत्मविश्वास लेकर के अंदर गया। तो शुरुआत किस चर्चा से उठी थी? मेरे डेप से रिलेटेड थी। उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि अपने बारे में बताओ, मैंने नाम बताया, एजुकेशन बैकग्राउंड बताया, और मैंने हॉबीज बताई कि मैं सोशलिस्ट हूँ, मतलब सोशल वर्कर हूँ मैं। और उन्हें मेरे शहडोल जिले पे पूछा कि आप शहडोल जिले से बिलोंग करते हो तो शहडोल जिले में क्या खासियत है ना। तो वहाँ के बारे में पूछा कि जैसे कि हमारा शहडोल जिला एक पुरातात्विक विभाग से रिलेटेड रखता है और कोयलांचल क्षेत्र है, मतलब माइंस एरिया है। तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपने बताया टैप से और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे? डैश से तो मैं कोयलांचल क्षेत्र मैंने पूछा, और मैं एनएसएस में हूँ, एनएसएस से जो गतिविधियां हैं उसके बारे में पूछा गया, और जो मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर से भी पूछा गया। आपका हिंदी लिटरेचर था? ओके। तो और आगे की बात करें, और करंट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? करंट से वैसे तो कुछ पूछा नहीं गया मेरे से, बस मेरे जो एनएसएस है, एनएसएस से पूछा गया और हिंदी लिटरेचर से ही पूछा गया। ओके। अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया हो? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ, लास्ट में ये चीज पूछा गया, यदि हम आपको किसी जिले का प्रभार अगर आपको देते हैं तो आप किसी कैसे हैंडल करेंगे। यदि इथिक्स से ही क्वेश्चन था कि अगर आपकी कोई रिलेटिव्स है, आपकी अगर सगी बहन है, तो आप उसकी अगर शादी हम किसी और कास्ट में करवा देते हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे, आप उनके फेम में रहोगे फिर डिक्लाइन करोगे। तो मैंने बोला कि सर जैसा कि वो उसकी मंजूरी होगी, है ना, और वो अगर अपने अगर मनोवृत्ति से अगर वो करना चाहेगी शादी, तो मैं बेशक उनके सपोर्ट में रहूंगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमको, अगर हम समाज को उत्थान करने के लिए ही उतरे हैं, अगर हम समाज को उत्थान के लिए अगर सोचेंगे कि वो इस जाति का उस जाति का है ना, तो ऐसा नहीं रहेगा। ओके। जैसे अभी तक हम जो यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ते आए हैं, क्या वो इंटरव्यू में काम आया? हाँ, इंटरव्यू में काम, देखिए क्या होता है कि प्रीलिम्स और जो मेंस होता है उसमें आपका जो पैराग्राफ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो मेंस में प्रीलिम्स में क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेक, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। और पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आपके एंट्री करने का, आपके बोलने का, आपके क्वेश्चन समझने का, आपको लोगों को समझाने का तरीका कैसा है। वहाँ पे सब्जेक्टिव बेस होता है, बट डेप्थ से रिलेटेड होता है, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं बोर्ड मेंबर का, तो बोर्ड मेंबर का माइंडसेट किस तरीके का था? बोर्ड मेंबर का माइंडसेट ऐसा था कि स्टार्टिंग में जब गया तो उन्होंने मुझे बैठाया, मैं बैठा और 2 मिनट डिस्कस किए, 2-3 मिनट डिस्कस करने के बाद मैंने वहाँ पे बोला कि अगर आप पानी पीना चाहो तो पी सकते हो। जैसे मुझे प्यास बार बार लगती है तो मैं वहाँ पे पानी पिया, तो पानी पी फिर बैठ गया। फिर उन्होंने पूछा, बोर्ड मेंबर का मतलब ऐसा है कि एकदम फ्रेंडली रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं, वैसे ऐसा नहीं लगता नहीं है कि वहाँ पे कोई जाएगा तो आपको फोर्स करेगा नहीं बताओ ये है वो, ऐसा नहीं रहता है। यूपीएससी ही क्यों? पहले मैं एमपीपीएससी में दे रहा था। तो 2019 में क्या हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश में स्टे लग हो गया था। उसी के दौरान फिर 19 के बाद क्या कोरोना लग गया, और कोरोना में मैंने देखा कि जब अपने मध्य प्रदेश जो आयोग है एमपीपीएससी का, वो रिजल्ट स्टे कर दिया था।
लेकिन जो यूपीएससी है वो कोरोना काल में भी अपना एग्जाम ले रही थी और रिजल्ट भी निकाल रही थी। तो मैंने देखा यार यूपीएससी अच्छा है, क्योंकि उसका टाइम शेड्यूल जो अच्छा रहता है, मतलब 1.5 साल में अपना काम कर देता है। तो मैंने फिर उसको चुना। मैं 2020-21 से लगभग मैंने स्टार्ट किया और 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया। 23 मैंने ब्रेक कर लिया, उस समय तबीयत खराब थी मेरी बहुत। फिर मैंने 24 के ये अटेम्प्ट दिया। अच्छा, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि कुछ भी करना है, अगर क्या होता है कि इस दुनिया में हमको अगर जीना है तो हमारे प्लान, हमारे विचार होने चाहिए। ठीक उसी प्लान और विचार के हिसाब से हमको दौड़ना है। यदि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लान योजनाएं हैं जो हमको करना है, और जैसे मेरा पहले से ही मन था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे घर से प्रेरणा भी मिलती है कि जैसे मेरे कुछ भाई बुआ के लड़के लोग हैं, वो बोलते थे कि हमको नीली बत्ती चाहिए, और मेरे पिताजी भी हमेशा मेरे को बोलते थे कि नीली बत्ती चाहिए हमको। तो नीली बत्ती का मुझे मतलब समझ में नहीं आता था क्या होता था, है ना। फिर मेरे नाना जी हमेशा बोलते थे कि ये कलेक्टर बाप होता है, एसपी बाप होता है जिले का। तो बस मुझे उसी समय से कहा गया कि नहीं, मुझे किसी का बाप बनना है, बस हो गया। फोड़ना ही है, फोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बात यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी की करूँ, तो अगर आप सब्जेक्टिव बता पाए तो प्रीलिम्स की क्या आपकी रणनीति थी और मेंस की क्या थी? क्या दोनों की आप एक कंबाइन कर रहे थे या फिर अलग अलग कर रहे थे? प्रीलिम्स के लिए पहली बात ये होता है कि यदि आप जैसे कि मैंने स्टार्ट किया जिस समय, तो पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी करता था, बट मुझे सही रणनीति मिल नहीं पा रही थी। बट एक मुझे मेरे भैया है जो कि प्रेजेंट में तहसीलदार है, उन्होंने बताया कि यदि आप तुमको दोनों क्वालिफाई करना है तो पूरा दोनों लेकर के पढ़ेगी, प्रीलिम्स में दोनों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि अगर प्रीलिम्स निकालना है तो जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी को माइनर स्टडी करनी पड़ेगी। माइनर स्टडी मतलब ये है कि वन मतलब लाइन टू लाइन, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से उठा दे, कहाँ से पूछ दे, ये नहीं होता। हिस्ट्री से पूछ सकता है, ज्योग्राफी पूछ सकता है, पॉलिटिकल से पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। और अगर मेंस की तैयारी करनी, प्रीलिम्स तैयारी करनी, तो मेंस प्रीलिम्स दोनों की कंबाइंड स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, तो पहले आपने एनसीईआरटी से शुरुआत की? एनसीईआरटी से स्टार्ट की, बेस वही होता है। ओके, कुछ एस्पिरेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पता ही नहीं होता कि कितनी सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो कुछ सब्जेक्टिव यहाँ आपकी चुनी हुई कुछ एनसीईआरटी अगर आप रिवील करना चाहें। जो मैंने तो स्टार्ट की थी, मैंने 6 to 12 एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की, है ना। यदि आपको जो टॉपिक होता है वो चीज आपको समझ में नहीं आता है तो आप 6 क्लास उठा सकते हैं, और आसानी से जो समझ में आता है तो 9th या 11th आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मैं तो बोलता हूँ अगर 6 से स्टार्ट करते हो कहीं ना कहीं आपको पूरा बेस मिल जाता है कि ये जो टॉपिक है, कोई जैसे शाहजहां रोड है, ये शाहजहां की टॉपिक आगे कि 6 क्लास से कि शाहजहां का जन्म कैसे हुआ और मृत्यु कैसे हुई, वो आपको 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास में आपको मिल जाएगी, है ना, कि उसको कैसा साम्राज्य है, तो ये सारा चीज। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया इसके लिए? कोचिंग मैंने सिर्फ मेंस ऑप्शनल की थी, हिंदी लिटरेचर में। प्रीलिम्स की अगर स्ट्रेटजी आप बताएं तो प्रीलिम्स का क्या रहा रणनीति? प्रीलिम्स के लिए जिस दिन जैसे 16 जून को एग्जाम था, है ना, वैसे मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई लिखाई करता था। बीच में जैसे तबीयत खराब होती रहती थी तो मैं ब्रेक कर देता था। बट प्रीलिम्स के लिए अगर अच्छे चाहिए तो कम से कम 1 साल पहले आप स्टार्टिंग से, आपका जो पहले बेस है, सभी लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपको मजबूत करने पड़ेंगे। यही एक 4 सब्जेक्ट है जो कि वास्ट है। हिस्ट्री का देख लो आप, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, फिर वर्ल्ड है, फिर ये सारा चीज है। पॉलिटिकल अगर देख लो, पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं 6 पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, उसका फिर बेस पढ़ना पड़ता है पूरा, है ना। इकोनॉमिक्स का देख लेंगे, इकोनॉमिक्स का भी पूरा पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं आप वो जो 4 सब्जेक्ट है ये अच्छे से अगर पढ़ाई आप कर लोगे, कहीं ना कहीं उसके बाद आप जो पढ़ाई लिखाई करते हो, मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो वो आपको आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये बेस होता है। अगर ये आपने पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़े नहीं, तो आपका मेंस क्लियर नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल है। ओके, हाँ, अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ तो आंसर राइटिंग आपकी किस तरीके की है? क्या क्या उसमें वैल्यूएशन और करते थे? आंसर राइटिंग तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि इसी के जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, इसी के चलते मेरा नहीं हो पाया था। आंसर राइटिंग मेरी बहुत घटिया थी। मैं कंटिन्यूअसली, मुझे एक हिंदी मेरे सर हैं, कमलेश प्रजापति सर, उन्होंने मुझे बताया थे कि अगर हिंदी साहित्य में, अगर हिंदी लिटरेचर में और हिंदी विषय में यदि ये तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो नहीं निकल पाया। मैंने प्रैक्टिस की, मैं बहुत प्रैक्टिस करता था हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में लिखने की, क्योंकि क्या होता है कि आप एक डॉट भी अगर आप गलत किए हो तो आपका नंबर वहाँ पे कट जाता है। वैसे भी मैं लास्ट टाइम मैं एग्जाम देकर के जब आया हूँ 2 तारीख को, मैं बहुत जल्दी में था, मैं एग्जाम देकर के मुझे निकलना था, एग्जाम देकर के आया तो सर ने मुझे फोन करके बोला कि आपकी राइटिंग बहुत खराब है। तो मैंने बोला मैंने तो मेंस में अच्छा लिखा, मेरे मेंस में क्लियर हो गए। बट ऐसा नहीं होता है। मैं जहां तक जिस प्रकार से मैंने आंसर राइटिंग की और आज मेरे मेंस में जो रिजल्ट निकला है, उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि आपकी राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ना भी हो तो चल जाएगी, लेकिन आपकी बोल्ड अक्षर और आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए।
बस ये क्योंकि मैंने गौरव तिवारी सर जो कि लास्ट टाइम IPS बने थे, उनकी मैंने हैंड राइटिंग मॉक टेस्ट मैंने देखा तो राइटिंग तो मेरे से भी खराब थी उनकी। फिर भी वो आज IPS हैं। और बाकी सब यूट्यूब से मैंने किया है। अच्छा, आपने पूरा जो है यूट्यूब, आपने बीच में कोई गूगल या ChatGPT वगैरह यूज किया? ChatGPT नहीं है अभी, व्हाट्सएप में एक मेटा AI करके आया है, मैंने उससे सपोर्ट लिया है मैंने। बस कैसा लगा पूरा? अच्छा है, उसमें हम जो भी सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन करते हैं वो हमको एक क्वेश्चन की तरफ फ्रेम करके दे देता है। अच्छा, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, कोई इंसान किसी चीज को जज करता है पहले उसको फेस देखता है, उसका फेस कैसा है, उसका हेयर लुक कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका सूज कैसा है। ठीक उसी प्रकार जो आंसर है उसका जो पहले जो बॉडी होता है, मतलब इंट्रोडक्शन होता है, आपको क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के बेस पे आपको इंट्रोडक्शन बनाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस इंट्रोडक्शन के बेस पे आपको बॉडी उसकी लिखनी है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर उसी जब आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, बॉडी के हिसाब से कंक्लूजन लिखना है, बस ऐसे ही। ओके, जो एस्पिरेंट 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं UPSC का, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? क्या वो अब इस टाइम पे प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें या फिर अभी कुछ और? ये तैयारी तो मैं यहाँ पे देखिए, एक ही लोग के विचार के धारा के नहीं होते हैं, कुछ अच्छे माइंडसेट के होते हैं, कुछ बहुत बिलो एवरेज होते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप UPSC की तैयारी आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल, कम से कम 18 महीने आप पढ़ाई कर लो, है ना। उसके बाद आप अटेम्प्ट दो तभी अच्छा रहता है, क्योंकि क्या आप 5 महीने 6 महीने पढ़ाई लिखाई करके आप अटेम्प्ट दोगे, फिर फेल हो जाओगे तो आप नर्वस होगे, है ना। तो मैं तो बोलता हूँ जब आप तैयारी करो तो अभी से ही पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो, आपके पास 1 साल है, 1 साल का समय है ना, तो आपसे क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो, और आई होप गाइस आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, सर को मैसेज दे सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू माय अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को तो पता है ही कि आज 7 जनवरी 2025 है और आज से UPSC इंटरव्यू की शुरुआत हो चुकी है। और ये इंटरव्यू की शुरुआत वैसे नहीं होती है, दिल्ली के मुखर्जी नगर से, ओल्ड राजेंद्र नगर से, इलाहाबाद से, पटना से, एक रूम से सफ़र की शुरुआत होती है और यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी संघर्षों का सामना करना होता है, तब जाके स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज हमने कुछ कैंडिडेटों से बात किया है, उसकी इंटरव्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑडियो में कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन आप लोग ढंग से सुनेंगे, हेडफोन वगैरह लगा के तो आवाज़ आ जाएगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि UPSC की इंटरव्यू की शुरुआत आज से हो चुकी है। हमारे साथ सर आए हैं, सर का इंटरव्यू हो चुका है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर इस वक्त आपको? अच्छा लग रहा है जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट था। और कब से आप UPSC तैयारी कर रहे हैं? लगभग 4 ईयर हो गए। 4 ईयर। मीडियम कौन सा था? हिंदी लिटरेचर। जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ सर, अपना शुरुआत था आपने, कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या कैसे? मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने डिप्लोमा इन CS से किया, कंप्यूटर साइंस से किया है और ग्रेजुएशन किया है। अभी प्रेजेंट में मेरा सेकंड PG चल रहा है हिंदी लिटरेचर से। हिंदी लिटरेचर से। तो आज क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे? क्वेश्चन तो ये मेरे डेप के ऊपर रिलेटेड था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अपने बारे में बताओ, मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि यार आप शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो मैंने उनके ऊपर शहडोल डिस्ट्रिक्ट की खासियत क्या होती है, तो मैंने सर बताया उनको कि जैसे कि वहाँ पुरातात्विक विभाग से है और कोयलांचल क्षेत्र मतलब माइंस एरिया है। तो उन्होंने पूछा कि माइंस एरिया में है तो आपका वहाँ पे क्या फेमस है। तो सर विराट मंदिर तो ही है, कोयला कभी वहाँ पे उत्खनन होता है। तो उन्होंने पूछा कि कोयला उत्खनन होता है, सबसे अच्छा कोयला मतलब कौन सा कोयला पाया जाता है। मैंने सर बिटुमिनस पाया जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि सबसे मतलब आपने कहाँ पे पाया जाता है कोयला, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में। फिर उन्होंने पूछा किस राज्य में, डिस्ट्रिक्ट में, तो भूल गया, मैंने उनको सॉरी बोल दिया वहाँ पे मैं। जी जी। तो क्या लग रहा है सर, कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? अब देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, इंटरव्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे करके आया है, अब इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं। जी। एक सर बच्चों के मन में डाउट होता है कि प्रीलिम्स में ही दिक्कत होती है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज तो ये मॉक तो देना ही चाहिए, मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। और मॉक टेस्ट ज्यादा आपको ये माइनिंग स्टडी करनी चाहिए। माइनिंग स्टडी में ये चीज होती है कि आप यदि 1-to-1 किसी चीज को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड पे रिकॉल होता है। आप बार बार रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको जब आप क्वेश्चन देखते तो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाता है आपके माइंड पे। तो मैं बोलता हूँ कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइनिंग स्टडी और रिवीजन की। बस। आंसर राइटिंग की शुरुआत आपने कब किया था? आंसर राइटिंग स्टार्ट मैं तो पिछले जब से स्टार्टिंग के तब से मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि
मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो, यदि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंसर राइटिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, आंसर राइटिंग। वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होती है कि 8 मिनट में आप 300 वर्ड 250 वर्ड लिख पाते हो कि नहीं, ये यहाँ पे मैटर करता है। जी। जीएस 4 पेपर के लिए आपने क्या किया था? जीएस 4 पेपर के लिए मेरे एक साइकोलॉजी के फ्रेंड है, उनके पापा जी हैं साइकोलॉजी के टीचर, तो मैं उनके पास जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा डिपेंड होता है साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल जैसे होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उनसे मैंने गाइड किया कि हम किसी व्यक्ति को उसको खड़े या फिर उसकी बातों से हम कैसे पहचान सकते हैं, तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं हेल्पफुल किया है। एक मेरे पास केस आया था, मेरे घर का ही है, जैसा कि मेरी सिस्टर थी, वो लव मैरिज करके चली गई थी, तो उन्होंने बताया कि अगर आप लव मैरिज करके चली गई तो आप इस चीज के बारे में क्या आप उसके फेम में हो कि आप उनका डिक्लाइन करोगे। तो मैं बोला फेम में ही रहूंगा, कि कहीं उसकी मर्जी थी। तो कहीं ना कहीं वहां से मुझे थॉट प्रोसेस मिला सोचने की कि कैसे करना है एथिक्स के लिए। ओके सर, ऐसे की तैयारी आपने कैसे किया था? ऐसे की तैयारी ऐसा होता था कि हमारे महाविद्यालय में, हमारे यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं ऐसे कंपटीशन होता था, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, उससे मेरी प्रैक्टिस बनी रहती थी कि, और कहीं ना कहीं एक पिक्सल होता है, आप जो जैसे ऐसे है, आप कोई ना कोई सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशियोलॉजी हो, साइंस हो गया, ऐसे ऐसे जगह से आप थोड़े थोड़े जो कोर्स होते हैं वो उठा करके आप पुट कर सकते हो आप ऐसे में। सोशल मीडिया का आपने कितना यूज किया, यूट्यूब वगैरह? सोशल मीडिया किया तो मैं भरपूर यूट्यूब का यूज करता था, क्योंकि विदाउट सोशल मीडिया यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। यूट्यूब टेलीग्राम ये सारा चीज है, और सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया अवॉइड करते हैं, बट क्या है कि मेरे पास जो हार्ड कॉपीज थी, जो बुक्स थी, वो कम लिमिटेड थी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे यूट्यूब हो गया, उसमें वीडियो खान सर की वीडियो हो गई, दृष्टि की कुछ वीडियो हो गई, ये सब देख करके मैंने क्लियर किया हूँ। ओके, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। सर एक और क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्या योगदान है इस एग्जाम में, और कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। जैसे घर होता है, एक घर होता है, उसके पिलर आपके अगर मजबूत नहीं करोगे, घर मजबूत नहीं रहेगा। उसी प्रकार जो एनसीईआरटी होती है, कहीं ना कहीं एक बेस होता है। यदि आप एनसीईआरटी आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आप प्रीलिम्स तक भी नहीं निकाल पाओगे। प्रीलिम्स तक एनसीईआरटी जरूरी है, कहीं ना एनसीईआरटी जरूर, खासकर हिंदी मीडियम के लिए बहुत जरूरी है। आपका हिंदी मीडियम? यस, हिंदी मीडियम से मतलब पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ, ये मेरा पहली बार है। मेंस कौन सा है? ये सेकंड है मेंस है। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। बाकी थैंक यू।